एक तरफ है Samsung Galaxy S25 FE, दूसरी तरफ है Vivo का X200T। अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी एक फोन को अभी या फिर सेल में बाय करने का सोच रहे हो तो एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और वीडियो का एंड आते आते आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको दोनों में से कौन सा फोन बाय करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब इन फोन्स का जो बेस्ट बाइंग प्राइस है वो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके देख सकते हो और जाके बैंक ऑफर जरूर से चेक करें ना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। अब नो मैटर आप फोन किस प्राइस पे परचेज कर रहे हो, S25 FE के अंदर आपको इसका स्क्रीन गार्ड, केस, चार्जर सब अलग से परचेज करना पड़ेगा, जबकि Vivo ये सारी चीजें आपको बॉक्स में प्रोवाइड करता है। इवन इसका केस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब फोन बाय करने से पहले एक चीज जरूर से सोच लेना, अगर आप S25 FE का बेस वेरिएंट बाय करते हो तो वहां पे आपको 8 128 GB का वेरिएंट मिलता है, वहीं Vivo का बेस वेरिएंट 12 256 के साथ आता है। तो यानी कि यहाँ पे आपको रैम एंड रोम दोनों ज्यादा मिल रही है। इवन यहाँ पे रैम टाइप एंड रोम टाइप का भी फर्क है जिसकी हम परफॉर्मेंस में बात करेंगे। अब वैसे तो डिजाइन काफी सब्जेक्टिव है, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो S25 FE का जो डिजाइन है ये काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक लगता है और कहीं ना कहीं आपको S25 Plus की याद दिलाएगा ये, क्योंकि ये पीछे से दिखने में एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है। इवन इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बेटर है। Gorilla Glass Victus Plus ऑन द फ्रंट एंड बैक और यहाँ पे इनहेंस्ड आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम यूज किया गया है जो कि X200T के कंपैरिजन में ज्यादा ड्यूरेबल है। X200T के फ्रंट में शॉर्ट सेंसेशन कोर का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इसका जो बैक साइड है ये काफी प्रीमियम मैट फिनिश ग्लास के साथ आता है। हालांकि मैंने यहाँ पे स्किन लगवा ली है जो कि फोन के लुक को और ज्यादा एनहांस कर रही है। बाकी यहाँ पे भी एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, दोनों ही फोन फ्लैट एजेस के साथ आते हैं, राउंडेड कॉर्नर्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर इनको मैं साइड बाय साइड देखूं तो S25 FE स्लाइटली टॉलर है, लेकिन ये विजिबली वाइडर एंड थिकर है एज कंपेयर टू X200T। दोनों के पोर्ट्स एंड बटन पोजीशन ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, लेकिन सैमसंग के पास USB Type-C 3.2 का एडवांटेज है, जबकि X200T में 2.0 है। तो अगर आप SSD से डेटा ट्रांसफर काफी ज्यादा करते हो तो S25 FE में आपको स्पीड काफी अच्छी मिलने वाली है। अब यहाँ पे फोन का वेट भी 10 ग्राम X200T का ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल दोनों का ही वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे इन हैंड फील हल्का सा डिफरेंट है। X200T हाथों में काफी हैंडी फील होता है, जबकि S25 FE बड़ा फोन फील होता है। IP रेटिंग भी अच्छी खासी मिल जाती है। FE में IP68 और ये IP68 एंड 69 के साथ आता है। तो ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो Vivo थोड़ा सा बोल्ड डिजाइन ऑफर कर रहा है, वहीं सैमसंग का डिजाइन सटल एंड क्लासिक है। बाकी आप नीचे कमेंट कर देना आपको किसका डिजाइन ज्यादा पसंद आया। पर्सनली मुझे सैमसंग का डिजाइन एंड Vivo का इन हैंड फील ज्यादा पसंद आता है। बात करूं दोनों के डिस्प्लेस की तो यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज है ये ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, 6.7 एंड 6.67 इंचेस एंड दोनों ही फोन्स एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं। काफी हद तक सिमिलरिटीज भी हैं, दोनों 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्लेस हैं, लेकिन सैमसंग के अंदर LTPO डिस्प्ले मिलता है, यानी कि इसका जो डिस्प्ले है ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज स्विच कर सकता है एंड यहाँ पे आपको ट्रू ऑलवेज ऑन भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। वहीं जो X200T का डिस्प्ले है ये LTPS डिस्प्ले है, यानी कि ये 60, 90 एंड 120 पे स्विच करता रहता है। इससे आपके यूजर एक्सपीरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली इसका जो मेजर इंपैक्ट है ये बैटरी बैकअप के ऊपर पड़ता है, तो उसकी बात हम बैटरी में करेंगे। बाकी आपको स्मूथनेस में कोई भी डिफरेंस नहीं फील होगा, दोनों ही 120 हर्ट्ज के स्मूथ डिस्प्ले के साथ आते हैं। बाकी दोनों में ही HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। Vivo के अंदर 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट मिलता है एंड यहाँ पे PWM डिमिंग के नंबर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप फोन आउटडोर में ज्यादा यूज करते हो तो उस केस में X200T बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो HBM ब्राइटनेस है ये 1600 निट्स है, जबकि S25 FE की जो पीक ब्राइटनेस है ये 1900 निट्स है। और अगर इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो ये 5000 निट्स तक जाती है, विच इज ह्यूज। तो यहाँ पे ये डिफरेंस तो आपको मेजरली फील होने वाला है। अगर आपका आउटडोर वर्क ज्यादा है, बाहर फोन ज्यादा यूज करते हो तो उस केस में X200T की तरफ आप जा सकते हो। बाकी एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों डिस्प्लेस में, दोनों ही डिस्प्लेस अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आपको बेजल्स से फर्क पड़ता है तो वो आपको X200T की बेटर मिलती है। S25 FE में बेजल्स भी थोड़ी सी विजिबल है और इसकी चिन थोड़ी सी ज्यादा विजिबल है एज कंपेयर टू 200T। ऑल्सो यहाँ पे एक डिफरेंस और है, S25 FE के अंदर आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जबकि X200T आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देता है, जो कि ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट है। ऑल्सो यहाँ पे दोनों के हैप्टिक्स मैंने कंपेयर किया है, यहाँ पे X200T वे बेटर हैप्टिक्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो ओवरऑल इंटेंसिटी है, जिस तरीके से क्रिस्प हैप्टिक्स मिलते हैं, ये ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू S25 FE। चलो एक बार दोनों के साउंड को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे ना X200T का जो साउंड है थोड़ा सा लाउडर साइड पे है, यहाँ पे ट्रबल थोड़ा सा ज्यादा है, वहीं FE का साउंड थोड़ा सा बेसियर साइड पे है, लेकिन वॉल्यूम स्लाइटली कम है। तो अगर आपको लाउडर साउंड पसंद है तो X200T का बेटर है। फोन्स के चिपसेट्स की बात करें तो यहाँ पे Exynos 2400 मिलता है, 200T ऑफर करता है MediaTek Dimensity 9400+, जो कि 3nm पे बेस्ड है एंड Exynos 4nm पे बेस्ड है। यहाँ पे अगर मैं इनके Antutu स्कोर्स वगैरह या फिर Geekbench स्कोर्स या फिर 3D मार्क दिखाऊं तो डेफिनेटली X200T विनर निकल के आता है, क्योंकि X200T के अंदर वे मोर पावरफुल चिपसेट मिल
जाता है, इवन इनके जीपीयू भी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हैवी गेमिंग करना और हैवी वीडियो एडिटिंग करना, तो उस केस में आपको आंख बंद करके Vivo X200T की तरफ जाना चाहिए। और मैं इस फोन को पर्सनली भी यूज करता हूं, तो मुझे पता है ये किस लेवल की गेमिंग करवा देता है। कोई इसके अंदर ऐसा मेजर हीटिंग का इशू भी नहीं है एंड ओवरऑल बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा आप Vivo X200T की तरफ चले जाओ। अदरवाइज अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो, कैजुअल गेमिंग कर लेते हो, 120 FPS की गेमिंग करवा सकता है, लेकिन यार 30-40 मिनट 50 मिनट तक करना है तब कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा भी खींच सकते हो। लेकिन उससे ऊपर आपको रेगुलर गेमिंग करनी है तब के केस में मैं ये फोन रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, थोड़े से इसके अंदर हीटिंग इश्यूज भी हैं, लेकिन अगर आप डे टू डे टास्क में जिसको देखते हो, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन इसके अंदर AI टास्क भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो वहां पे कोई भी फर्क नहीं है। दोनों ही फोन्स बहुत ही कमाल के हैं। अगर आप नॉर्मल यूज करते हो, डे टू डे टास्क करते हो, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग, सोशल मीडिया और कंटेंट वॉचिंग करते हो, तो दोनों में से किसी एक की तरफ जा सकते हो। अगर परफॉर्मेंस है, अगर गेमिंग करनी है, तो X200T आपके लिए। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि X200T के अंदर रैम टाइप एंड रोम टाइप भी ज्यादा बेहतर मिलती है, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट आपको लॉन्गर टर्म में यूज होता है जब भी आपका स्टोरेज फुल हो जाता है। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि यार फोन काफी ज्यादा अटकने लगता है, तो वो रैम एंड रोम टाइप की वजह से ही होता है। तो उस केस में अगर आप लॉन्गर रन के लिए कोई फोन ढूंढ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा X200T की तरफ जा सकते हो। हालांकि सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो आपको इसके अंदर 7 साल के मिल जाते हैं, और ये फोन 5 साल के मेजर एंड 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी ऑफर करता है, तो इसको भी आप 7 सालों तक यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इनके हार्डवेयर वाइज जज करूं तो उस केस में X200T बेटर चॉइस निकल के आ जाता है, क्योंकि इसके पास बेटर चिपसेट भी है और रैम टाइप एंड रोम टाइप दोनों बेहतर होने के कारण ये आपको लॉन्गर रन में थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल फील कराएगा। अब सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यार चलो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। दोनों में ही आपको बहुत ही कमाल के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, चाहे One UI हो चाहे Origin OS हो, दोनों ही अपने अपने जगह पे बहुत ही क्लासिक हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बेटर स्मूथनेस चाहिए, बेटर ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग जो प्रॉपर स्मूथनेस वाला एक्सपीरियंस होता है, या फिर मैं कस्टमाइजेशन की बात करूं, अगर वो आपको नेक्स्ट लेवल पे चाहिए, आप पूरा का पूरा होम स्क्रीन कस्टमाइज करना चाहते हो, तो उस केस में आपको सैमसंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली Origin OS से ये अभी काफी बेहतर है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू Origin OS 6। हाँ, Origin OS काफी ज्यादा अपग्रेड हुआ है अपने पिछले फन टच OS से, बट फिर भी अगर मैं इसको सैमसंग के One UI से कंपेयर करूं तो ये अभी काफी पीछे है। इवन AI फीचर्स के मामले में भी सैमसंग काफी आगे निकल जाता है। दोनों को अगर आप हेड टू हेड कंपेयर करते हो तो AI फीचर्स डेफिनेटली सैमसंग के अंदर बेटर मिलते हैं। Vivo के अंदर मैंने देखा है समटाइम्स ये काम नहीं करते हैं, समटाइम नेटवर्क एरर आ जाता है, तो मुझे नहीं पता क्यों होता है ऐसा, बट सैमसंग के साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप AI फीचर्स यूज करते हो, बेटर कस्टमाइजेशन चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, तो उस केस में आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो। चलो अब कंपेयर करते हैं इनकी बैटरीज को। तो देखो S25 FE के अंदर से 4900 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि X200T ऑफर करता है 6200 mAh की बैटरी, जिसके कारण यहाँ पे जो बैटरी डिफरेंस है ये काफी ज्यादा मैसिव है। S25 FE आपको 1 दिन तक का बैटरी बैकअप दे सकता है, एंड हो सकता है अगर आप थोड़ा भी हैवी टास्क कर रहे हो तो आपको 2 बार चार्ज करना पड़े। ऑन द अदर हैंड X200T आपको 1 से 1.5 दिन तक का बड़े आराम से बैटरी बैकअप देता है, और अगर आप बहुत ज्यादा यूजेज नहीं करते हो तो उस केस में 1.5 से 2 दिन तक भी मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको इन दोनों की बैटरीज के अंदर मिलता है। इसके अलावा दोनों की चार्जिंग स्पीड में भी डिफरेंस है। S25 FE 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग देता है, जबकि 200T में 90 वॉट का चार्जर साथ में ही मिलता है, जो कि आपके फोन को एकदम खतरनाक स्पीड से फुल चार्ज कर देता है। बाकी अगर आप वायरलेस चार्जिंग में इंटरेस्टेड हो तो S25 FE 15 वॉट की करवा सकता है, और X200T 40 वॉट्स की। दोनों में ही रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, लेकिन X200T में आपको बाईपास चार्जिंग भी मिलती है, यानी कि अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आप डायरेक्टली मदरबोर्ड को पावर दे सकते हो और चार्ज पे लगाते हुए भी आप गेमिंग कर सकते हो। जबकि सेम चीज अगर आप S25 FE में करोगे तो भाई फोन ना पड़ जाए, मतलब फोन तो नहीं बढ़ेगा बट हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी उसमें, तो उस पे मत करना, पहले चार्ज कर लेना फिर खेलना। चलो कंपेयर करते हैं इनके कैमरास को। S25 FE में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, एंड इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। वहीं X200T में 50 मेगापिक्सल के 3 लेंसेस मिल जाते हैं, वाइड, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो, और इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। अब इसके सैंपल्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे ना आप डिफरेंस साफ देख सकते हो। सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, यहाँ पे S25 FE की जो इमेजेस हैं ये थोड़ी सी ज्यादा आपको एक्स्ट्रा शार्प दिख रही होंगी, और अगर आप इसको जूम करते हो तो यहाँ पे डिटेल्स ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो उतना ज्यादा केपेबल नहीं है। इमेज काफी डार्क डार्क सी रहती है, जबकि X200T काफी ज्यादा बैलेंस्ड एंड अच्छी खासी डिटेल्स निकाल के अल्ट्रा वाइड इमेज प्रोवाइड करता है। अब बात करूं इसके मेन लेंस की, तो यहाँ पे काफी सारी इमेजेस मुझे सैमसंग की बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन समटाइम्स इमेजेस को ये बहुत ज्यादा ब्राइट कर दे रहा था। वहीं X200T की इमेजेस में मैंने एक चीज देखी, जब भी स्काई आ जाता है इमेज में तो ये इमेज को ब्राइट करने की कोशिश करता है एंड कलर टोन्स को थोड़ा सा
छेड़छाड़ कर देता है, जिसके कारण स्किन टोन्स उतनी बेटर नहीं निकल के आती। लेकिन अदरवाइज अगर मैं इसके अलावा दूसरे सिनेरियोस देखूं तो उस केस में 100% कंसिस्टेंट था X200T, जबकि सैमसंग कभी अच्छी कभी बुरी इमेज निकाल के दे रहा था। हालांकि सैमसंग ने डायनामिक रेंज काफी अच्छी निकाल के दी और वही हमेशा सैमसंग जो ग्रीन को बूस्ट कर देता है वो वाला इशू यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था। बाकी X200T भी काफी अच्छी इमेज निकाल के देता है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो। अब बात करूं इसके 3x टेलीफोटो लेंस की, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। S25 FE में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का लेंस है एज कम्पेयर टू 50 मेगापिक्सल का 200T के अंदर, तो ये डिफरेंस आपको साफ दिखेगा। 200T की डिटेल्स नेक्स्ट लेवल पे है एंड यहाँ पे चाहे आप ओवरऑल इमेज देखो, डायनामिक रेंज देखो, ओवरऑल बेटर इमेज निकाल के दे रहा है X200T। इनफैक्ट अगर मैं पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो प्राइमरी में तो दोनों काफी अच्छा खासा परफॉर्म करके देते हैं, 1x 2x में भी बढ़िया है, लेकिन जैसे ही आप टेलीफोटो में स्विच करते हो यहाँ पे भाई गेम पलट जाता है। X200T का जो आउटपुट है ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है एंड एकदम DSLR लेवल की फोटोज निकाल के देता है, वहां पे S25 FE काफी पीछे रह जाता है। इनफैक्ट फ्रंट कैमरा की बात करूं तो वो भी मुझे X200T का ज्यादा बेहतर लगा। ओवरऑल इमेजेस आप कंपेयर कर सकते हो एंड मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोनों में से आपको कौन सा बेटर लग रहा है। बाकी वीडियोस के मामले में दोनों मुझे काफी हद तक सिमिलर से लगे, बस यहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट कर देता है वीडियो को, लेकिन दिखने में वीडियो ज्यादा अपीलिंग सैमसंग की लगती है। वहीं X200T का आउटपुट भी काफी अच्छा है, अगर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग जानते हो तो X200T से भी आप अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। बाकी सैमसंग से आप 8K में रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि X200T से सिर्फ 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर व्लॉगिंग करते हो, फ्रंट कैमरा देखना चाहते हो तो उस केस में X200T का ज्यादा बेहतर है। बाकी X200T में आपको Zeiss कोलैबोरेशन मिल जाता है, यानी कि आपको Zeiss वाले फिल्टर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा काफी अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, जिसके कारण अगर मैं ओवरऑल बेटर कैमरा फोन बताऊं तो डेफिनेटली X200T बेटर कैमरा फोन है। लेकिन अगर आपको वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने हैं, 8K में रिकॉर्डिंग करनी है, तो उस केस में सैमसंग ज्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन इसके पास फिर टेलीफोटो लेंस एंड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस उतना अच्छा नहीं है, तो ओवरऑल अगर वर्सटैलिटी देखें तो X200T का ज्यादा बेहतर है। तो देखो, अगर ओवरऑल कंक्लूड करूं कि दोनों में से आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, तो देखो अगर आप सैमसंग फैन हो, सैमसंग की ब्रांडिंग अगर आपको अच्छी लगती है, एक अच्छा दिखने वाला ड्यूरेबल फोन चाहिए जिसमें कि आपको एज सच कोई कॉम्प्रोमाइज ना मिले, तो डेफिनेटली आप S25 FE की तरफ जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आप प्रॉपर गेमिंग नहीं कर सकते अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हो, या फिर अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो उस केस में भी ये फोन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। साथ ही अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो उस केस में आपको पावर बैंक अलग से परचेज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये सारे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो डेफिनेटली इस फोन की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज मैं हाईली रिकमेंड करूंगा थोड़े से और पैसे मिला के आप X200T की तरफ जा सकते हो। ये ऑलमोस्ट सारी चीजें टिक करता है। अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहते हो, अगर आप कैमरा सेंट्रिक फोन चाहते हो, हर चीज में ये 10 on 10 निकल के आता है और जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, डेफिनेटली इसको छोड़ना तो नहीं चाहिए। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि दोनों में से आपकी यूज के हिसाब से कौन सा बेहतर है और आप दोनों में से कौन सा परचेज करने वाले हो, नीचे कमेंट करो। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए नीचे कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।